Hello everyone. Today we are going to discuss about the gravitational force. This is a very new chapter, that is gravitation. Gravitation जो लॉ है वो ये कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स जिनमें की मास है, जिनमें की मैटर है, मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, ऐसा कुछ। तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में मास है, फॉर एन एग्जांपल दे टू, इसमें भी मास है, इसमें भी मास है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स में मास है, दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर। अट्रैक्शन फोर्स जो इनके बीच में जो लग रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशन फोर्स। वो ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मासेस। जो उनके मासेस हैं उन दोनों के मासेस का प्रोडक्ट है, राइट। नेक्स्ट इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। अगर आपका मास थोड़ा सा बड़ा है, देन द डिस्टेंस विल बी टेकन फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ द बॉडीज, सेंटर से इस सेंटर तक, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर इनवर्स में होगा। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। हालांकि वो भी हमारे टॉपिक सब्जेक्ट में नहीं है, बट इसको ऐसा बोला जाता है कि इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट। नाउ combining both of them, because f is directly proportional to m1 m2 and f is inversely proportional to r square, we get this equation, that is f is equals to g m1 m2 upon r square, right, where proportionality is removed by a constant. That constant is g, capital G, which is known as universal gravitation constant, right. The name universal or the name universal law of gravitation states that this is a universal law. This law is applicable everywhere in the universe, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पूरे यूनिवर्स में कहीं भी लगाया जा सकता है। That is why we call it a universal law, and the constant is also universal. So this constant can also be used in the entire universe, anywhere, ठीक है। तो कुछ चीजें जो मैंने इसके बारे में लिखी हैं वो ये है, the definition can be written like f is directly proportional to m1 m2, inversely proportional to r square. Combining we get this formula, and it is attractive in nature, क्योंकि gravitation हमेशा attract करता है, bind करता है objects को, तो it is attractive in nature. It follows Newton third law. For an example, अगर इस body ने इसके ऊपर force लगाया इस तरफ, तो इस body ने भी इसके ऊपर force लगाया इस तरफ, तो they both are acting as a action and reaction pairs, ठीक है। तो that's why we say that they are following Newton's third law. But हाँ, in this case it also follows the same thing जो हम Newton's third law में बोलते थे कि the both forces are of equal magnitude but opposite direction, but they never cancel each other because they are exerted on डिफरेंट बॉडीज, राइट। तो ये चीज हम वहां भी बोल रहे थे और यहाँ भी बोल रहे हैं, तो इसीलिए काफी सिमिलैरिटी है थर्ड लॉ की यहाँ पे, एज इट इज एप्लीकेबल है। फोर्स एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ द बॉडी। जो फोर्स हम ये लगा रहे हैं, इट एक्ट्स ऑन द सेंटर, ठीक है। और एक चीज और है, सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं LOA, ठीक है। इसको बोला जाता है लाइन ऑफ एक्शन। आप इसको लिख लो, इट इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मतलब यही वो जगह है जहां पे एक्शन होने वाला है, यानी कि जहां पे फोर्स लगने वाला है, ठीक है। और इसी के अलाउंग जो है बॉडी आपकी चलने वाली है, अट्रैक्ट होकर जब आगे बढ़ेगी तो इसी के अलाउंग चलेंगी। हालांकि इसका यूज आगे होगा फर्दर क्लासेस में, बट ध्यान रखें। तो इसका मतलब फोर्सेस जो है दोनों तरफ से वो इसी के अलाउंग लगेंगे, लाइन ऑफ एक्शन के अलाउंग, इस तरफ एंड इधर से इस तरफ, ठीक है। अब आपको G कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू रटनी भी होगी, बिल्कुल रटनी है आपको। कैपिटल G की वैल्यू जो है वो है 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। अब इसकी जो यूनिट है G की वो आपको यहां से फाइंड आउट करनी है। आप स्क्रीन को पॉज करें और यूनिट को फाइंड आउट करें। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स है, अट्रैक्टिव है, तो हम जो है अट्रैक्ट क्यों नहीं करते किसी चीज को, क्योंकि हम में भी तो मास है।
सामने वाले में भी मास है। इफ वी बोथ हैव द मास, व्हाई डोंट वी अट्रैक्ट ईच अदर? ठीक है, हो सकता है कल को हम चलते चलते जो है रास्ते में दो लोग आपस में चिपक जाए, आप न्यूज़पेपर में हेडलाइन पढ़ो, दो लोग चिपकने से मर गए, ठीक है, या जख्मी हो गए। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है बिटवीन टू मूविंग पीपल, इट इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल। देखते हैं कैसे। F इक्वल्स टू जी, वैल्यू डाली, M1 60 किलो का आदमी मान लिया, एक 40 किलो का मान लिया, ऑन एन एवरेज 16 to 40 अपॉन द सेपरेशन बिटवीन देम विल बी इन द ऑर्डर ऑफ सेंटीमीटर्स, क्योंकि इतनी ज्यादा होती नहीं है, किलोमीटर भी हो सकती है, बट एक जनरल केस मान रहा हूं, दो आसपास बैठे हैं तो 10 सेंटीमीटर की उनकी दूरी है, तो यहाँ पे 10 की पावर -1 का स्क्वायर -2 हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये +2, 10 की पावर 2 ऑलरेडी यहाँ पे +4 -11, इट विल गिव अस रिजल्ट ऑफ 10 की पावर -7 का ऑर्डर। इतना छोटा फोर्स बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, विच कैन नॉट बी टेकन इन एक्शन, ठीक है, उसको इग्नोर करना ही बेटर है, इट इज ऑलमोस्ट जीरो। इसीलिए हम लोग आपस में अट्रैक्शन फील नहीं करते। तो मेजरली जो ये फोर्स यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है हेवनली बॉडीज के ऊपर, यानी कि यूनिवर्स की जो बॉडीज हैं, अपने प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उन पे यूज किया जाता है, एंड उसी पे बेस्ड है पूरा का पूरा अपना चैप्टर। तो ग्रेविटेशन फोर्स इज इफेक्टिव ऑन द हेवनली बॉडीज लाइक प्लैनेट्स एंड स्टार्स इन द यूनिवर्स बिकॉज दे हैव बिग एंड ह्यूज मास। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं अर्थ और एक आदमी की बात करता हूँ, ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स, मास ऑफ द अर्थ एंड दिस आदमी का मास एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, क्योंकि अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस की दूरी इज रेडियस, तो रेडियस ऑफ अर्थ विच वी हैव टू रिमेंबर इज 6400 किलोमीटर, तो उसका स्क्वायर, और पर्सन की हाइट आई एम इग्नोरिंग बिकॉज 6400 किलोमीटर के हिसाब से फिट बहुत ही छोटी यूनिट है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन वी विल कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी, द फोर्स विल बी कमिंग मच बिगर एज कंपेयर्ड टू इन द प्रीवियस केसेस। इसीलिए हम लोगों के ऊपर जो है अर्थ बहुत ज्यादा फोर्स लगा रही है, बट हम लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं लगा पा रहे, दैट इज नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जहां जहां प्लैनेट्स की बात आ जाती है, द फोर्स बिकम्स वेरी वेरी बिग एंड मैसिव, that is why it is always applicable to the planets and other heavenly bodies, right? फिर next point आता है, gravitation force doesn't depends on the medium। चाहे आप इन दो planets को यूनिवर्स में रखें, चाहे आप इन दो planets को समुद्र के अंदर रखें, anywhere if you keep it, the force will be same because in the formula there is no dependence of the medium। medium से कहीं कोई linkage नहीं है। G is entirely independent। independent means doesn't depends on the medium, ठीक है। तो कहीं भी कैसा भी, चाहे आप दो लोगों को नाली में ले जाएं तो भी सेम ही उनमें ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, ठीक है। से another answer of your this question, that is unit of G is Newton into meter square upon kg square। अगर आपका सही है तो वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट, इसी के ऊपर एग्जांपल्स हमसे कैसे पूछे जाते हैं, हाउ दे विल बी आस्किंग क्वेश्चंस विद दिस टॉपिक। वो कहेंगे कि देयर आर टू मासेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r हैविंग फोर्स F बिटवीन देम, ठीक है। F इसके बीच का फोर्सेस है एंड दैट फोर्स कैन बी गिवन बाय G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इस F की वैल्यू ये गिवन है। Now they'll say if we separate them double of their initial distance, उन्होंने इसको डबल दूरी पे रख दिया अगर, तो this r will become 2r। When I will keep the 2r here, 2r का whole square will become 4r square। The new force is going to become how much times? 1 upon 4 times। तो answer is 1/4। Got it? तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चंस को करना होता है। Now I will say that we are reducing the distance to half of its initial in the next question. Now you tell me what will be the new force which will be applicable in between them, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ, if the distance between them becomes 3 times of their initial, find out the new force which will be applicable between them। 4 times, 5 times, तो just a homework for you people कि आप इसकी टेबल आज बनाएं, अप टू 5 टाइम्स तक बनाएं एंड अप टू 1/5 टाइम्स तक भी बनाएं। जैसे 1/4 मतलब डिस्टेंस कर दी, 1/3 कर दी, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस, राइट।
चलो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, कीप द स्क्रीन पॉज एंड एक बार दोबारा थोड़ी देखें, इफ एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो, थैंक यू।